हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जया। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में बात करने आई हूं। ये विषय दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सिवा सोने के टाइम हम इससे जुड़े रहते हैं। पता है ये क्या है? अंग्रेज़ी में बड़े स्टाइल में हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन यानी संचार का अर्थ है किसी जानकारी का आदान प्रदान करना। स्किल का मतलब है हुनर या योग्यता। अगर ये आदान प्रदान सही तरीके से ना किया जाए तो इसका असर आपकी तरक्की पर पड़ सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी सही तरीके का कम्युनिकेशन आपकी भविष्य के लिए कितना आवश्यक है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस और मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। एक रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित रूप से विचारों को प्रकट करना और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन यानी बातचीत से विचारों को प्रकट करना। रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के इस फिल्म में कई हीरो हैं। चलिए आज मैं आपको परिचित कराती हूँ इसमें से एक हीरो, वो है ईमेल कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में लिखा गया पत्र जब इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। ईमेल लिखते समय हमें 5 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ईमेल का मुख्य भाग है क्योंकि सब्जेक्ट संक्षिप्त रूप से ईमेल किस बारे में लिखा है इसका जानकारी ईमेल प्राप्त करने वाले को देते हैं। इसलिए सब्जेक्ट हमेशा ईमेल के विषय से जुड़ा रहना चाहिए। अगर ईमेल अर्जेंट या कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय हो तो सब्जेक्ट में इन शब्दों का यानी अर्जेंट, कॉन्फिडेंशियल जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे ईमेल और अधिक इफ़ेक्टिव बनता है यानी प्रभावशाली बनता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अगला भाग है सैल्यूटेशन यानी संबोधन। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो लिखते हैं ना, डियर फ्रेंड, हाय फ्रेंड। वैसा ही जब ईमेल शुरू करते हैं हमें सैल्यूटेशन यूज़ करना चाहिए। सामान्य रूप से हम यूज़ करते हैं रेस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, हाय सूर्या, ये जैसा सैल्यूटेशंस। फॉर्मल या औपचारिक ईमेल में डियर, रेस्पेक्टेड जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए और इनफॉर्मल ईमेल्स में यानी जो हम दोस्तों को या परिवार वालों को भेजते हैं उनमें हाय सूर्या, हेलो सूर्या जैसे सैल्यूटेशन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा भाग है कंटेंट। कंटेंट ईमेल का सबसे बड़ा भाग होता है। कंटेंट में हम ईमेल जिस विषय पर लिखा गया है उसका विस्तार से विवरण करते हैं। जब ईमेल लिखते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंटेंट 2 या 3 पैराग्राफ में आप बांट लें। इससे पढ़ने वाले को ये आसान से समझ में आ सकता है। कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा ना लिखना चाहिए और ईमेल प्राप्त करने वाले से हम क्या चाहते हैं ये भी ईमेल में साफ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैराग्राफ में कंटेंट को आप समाप्त करें। इससे ज़्यादा हो तो बड़ा वाला ईमेल कोई पढ़ता ही नहीं है। ईमेल का चौथा भाग है सिग्नेचर। सिग्नेचर ईमेल लिखने वाले का पहचान होता है। इसमें पहला आता है कंक्लूशन जैसा शब्द यानी कि थैंक्स और थैंक्स एंड रिगार्ड्स जैसे शब्द। फिर लिखेंगे आपका नाम, डेसिग्नेशन या कंपनी में आपका पद, कंपनी या घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ताकि ईमेल पढ़ने वाले को पता चले आपसे संपर्क करना है तो कैसे करें। ईमेल का 5वां और आखिरी भाग है अटैचमेंट। कई बार हम शब्दों से पूरा नहीं बोल सकते, इसलिए एक अटैचमेंट ईमेल में जोड़ना पड़ता है।
ईमेल अटैचमेंट कई तरह के हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट और एक रिपोर्ट जैसा भी अटैचमेंट होता है। पिक्चर या डॉक्यूमेंट या एक्सेल जैसे कि लिस्ट जैसा कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब हम अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना हो और उसके लिए एक पिक्चर चाहिए तो पिक्चर जोड़ सकते हैं। कभी कभार ऑडियो अटैचमेंट जैसा स्पीच या गाना भी जोड़ सकते हैं। और भी कई तरह के फाइल्स हैं जो हम अटैच कर सकते हैं। इस पिक्चर में जो दिखा रहा है स्क्रीन पे, इसका एग्जाम्पल्स और अटैचमेंट्स कैसा होता है, इसका एक सैम्पल दिखाया गया है। आप समझ गए होंगे कि ईमेल का 5 इम्पॉर्टेंट भाग कौन से हैं। ईमेल लिखते समय ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे आपका ईमेल बहुत ही सफल होगा और आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो यही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक क्विज़ क्वेश्चन देना चाहती हूँ। क्विज़ क्वेश्चन ये है, इस दुनिया में पहला ईमेल किसने भेजा था? इसका आंसर आप दे सकते हैं और इसका प्राइजेस भी आपको मिलेगा। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम समृद्धि है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विज्ञान की बातें जानने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में कई चीजों में, हमारे शरीर के अंगों में, उनकी प्रक्रियाओं में, सब में विज्ञान का समावेश होता है। आइए आज हम सब मिलकर विज्ञान की ऐसी ही कुछ अनोखी बातें जानते हैं कुछ प्रयोगों के जरिए। दोस्तों, आप कई बार किसी मॉल में, स्कूल में या अपनी किसी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर तो देखा ही होगा। वो छोटा सा लाल डब्बा, काली पाइप जो बिल्डिंग के कोने में रहती है, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर अग्निशामक भी कह सकते हैं। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि हम उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, पर ये काम कैसे करता है? तो आइए हम ये जानते हैं एक प्रयोग के द्वारा। तो इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक मोमबत्ती, एक कांच का ग्लास, विनेगर, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा और जलाने के लिए माचिस। तो सबसे पहले हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे। अब हम इस ग्लास के अंदर लेंगे थोड़ा सा विनेगर, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा,
ग्लास को मैं सिर्फ इस मोमबत्ती के पास लेके गई, मैंने इसे उस पे गिराया भी नहीं और फिर भी ये मोमबत्ती बुझ गई। ऐसा कैसे हुआ? तो अब हम आपको बताते हैं। जब मैंने विनेगर में सोडा डाला तब इसके अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। जब मैं इस ग्लास को इस मोमबत्ती के पास ले गई और मैंने इसे झुकाया तो इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस मोमबत्ती के पास आजू बाजू में फैल गई और इस वजह से जो ऑक्सीजन इस मोमबत्ती को मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल रही थी। और जैसे हमने पहले प्रयोग में देखा, किसी भी ज्योत को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है। इस वजह से हमारी मोमबत्ती बुझ गई। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैंने विनेगर और सोडा को मिक्स किया तब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो हवा में क्यों नहीं उड़ गई? और जब मैं यहाँ पे मोमबत्ती के पास लेके गई और मैंने झुकाया तब मोमबत्ती ही क्यों बुझ गई? CO2 हवा में क्यों नहीं चला गया? उसने ऑक्सीजन की जगह क्यों ले ली? ये आपके लिए सवाल है, तो आप हमें बताइए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम आयशा जाफरी है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करती हूँ। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आइए ये जान लें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर आदेशों का वो संग्रह है जो कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर से बात करने या उसके कोई भी काम करने में उसकी सहायता करता है। जैसे अभी आपका दिमाग आपकी आंख और कानों को टीवी देखने के लिए कह रहा है और जो भी आप देख रहे हैं वो उसको समझने में आपकी मदद कर रहा है, वैसे ही एक कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर बताता है कि क्या करना है और कैसे समझना है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर जैसे बिना दिमाग के शरीर, जिसके लिए कुछ भी करना या समझना नामुमकिन है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है? टेस्टिंग का मतलब परीक्षण। किसी भी वस्तु या सामान लेने से पहले आप उसकी अच्छी तरीके से जांच करते हो, ये जानने के लिए कि वो आपकी जरूरत के लिए सही है या नहीं। जैसे सोच लीजिए आप बाहर होटल में हैं और आपने एक कप चाय ऑर्डर किया है। जब आपको वो ग्लास देते हैं तो सबसे पहले आप उसको छू के देखोगे कि उतना गर्म तो नहीं कि वो आपके हाथ या जीभ को जला दे। फिर उसको सुगंध से आपको पता चलेगा कि वो चाय है या कॉफी है या कुछ और। इस जांच के बाद आप उस कप की चाय पीकर देखोगे कि उसमें चीनी ठीक है या नहीं। इन सब के बाद ही आप उस चाय का मजा लोगे। अगर इनमें से कोई भी एक दोष हो तो आप वेटर को बुलाकर 2-4 सुना देते, क्योंकि चाय आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच बहुत जरूरी है। इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रक्रिया है जो पता करती है कि उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई दोष है या नहीं।
और इस बात की जांच करता है कि जिस उद्देश्य से वो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो सही मायनों में पूरा होता है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि टेस्टिंग या परीक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हर सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और उसका सही इस्तेमाल होना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर अगर उसके ग्राहक की जरूरत पूरी नहीं कर सके तो उसका क्या काम? ग्राहक की संतुष्टि उसका परम कर्तव्य है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा। सॉफ्टवेयर का सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। आपने तो सुना ही होगा कि कई कंपनियों में सुरक्षा ठीक न होने के कारण हैकिंग यानी कॉन्फिडेंशियल या कीमती जानकारियों की चोरियां होती हुई। इन सब के साथ सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का प्रमाण निकालना बहुत जरूरी है और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सबसे मुख्य भाग है। अभी मैं आपको 3 परिस्थितियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 1994 की बात करते हैं। 1994 में चाइना में एक एरोप्लेन का क्रैश हुआ था जिसमें लगभग 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये एक सॉफ्टवेयर की दोष की वजह से हुआ था। 1999 में एक मिलिट्री सैटेलाइट या उपग्रह का लॉन्च फेल हो गया और 1002 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हो गया था। ये भी सॉफ्टवेयर के दुर्व्यवहार की वजह से था। और आखिर में 1996 अमेरिका में लगभग 820 बैंक अकाउंट्स के बीच 920 करोड़ डॉलर्स की चोरी हुई थी और बैंक को उनके नुकसान के बारे में जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा? इन सब में सामान्य विषय क्या है? इन 3 परिस्थितियों में सॉफ्टवेयर में दोष होने के कारण ये सब हुआ। इससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में कोई भी दोष हो तो हमारे लिए बहुत ही महंगा और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए सॉफ्टवेयर की जांच करना या टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप लक्ष्य से विचलित हुए बिना सॉफ्टवेयर परीक्षण का संचालन करते हुए जो आपको चाहिए वो परिणाम प्राप्त करें। लेकिन आप कैसे निर्धारित करते हैं कि आप परीक्षण सही कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सॉफ्टवेयर उद्योग में पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपको एक फोल्डर A से फाइल को फोल्डर B में भेजना है। अभी हमें उन सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचना होगा जो इस मूवमेंट में अड़चन ला सकता है और इसके सफल के लिए जरूरी है। टेस्टिंग शुरू करने से पहले आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये समझ लें कि जिस कार्य का परीक्षण आप कर रहे हैं वो कार्य वास्तव में क्यों हो रहा है। ये जानने से आपको इस कार्य के लिए सक्सेस और फेलियर डिफाइन करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ही नहीं कि फोल्डर भी मौजूद है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि फोल्डर A और फोल्डर B मौजूद है कि नहीं। ऐसे सामान्य सवालों के बारे में सोचिए जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे सके कि ये कार्य सही से होगा। जैसे आप फाइल को ओपन करके उसको मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास सही में एक्सेस है फाइल मूव करने के लिए या नहीं। क्या फोल्डर भी एक शेयर्ड फोल्डर है? क्या फोल्डर बी का फाइल साइज फुल हो गया है? या क्या फोल्डर बी में पहले से ही उसी नाम का फाइल है? बातों में हमने कहीं टेस्ट यानी परीक्षण के सवाल बना लिया है। वास्तव में इनसे कहीं ज्यादा सवाल लिख सकते हैं। क्योंकि हमें टाइम और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, इस परीक्षण प्रयास को अनुकूलित करने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों और रणनीतियों की आवश्यकता है जिनके सहयोग से हम वांछित अंतिम स्थिति तक जल्दी पहुंच सके। ये रहे वो 7 सिद्धांत। पहला सिद्धांत ये कहता है कि पूरे तरीके से परीक्षण करना असंभव है। हमारे फोल्डर वाले उदाहरण में भी इनपुट और सारे परीक्षण के सवाल जो हम सोचकर लिख सकते हैं अवेलेबल टाइम और कॉस्ट में शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए संपूर्ण परीक्षण करने के बजाय हम परीक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित के लिए जोखिम और प्राथमिकताओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एक छोटे से भाग में एक साथ कई डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसे हम सॉफ्टवेयर परीक्षण में परेटो सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो हमें बताता है कि लगभग
80% समस्याएं 20% मॉड्यूल्स में ही पाए जाते हैं। अनुभव से आप ऐसे जोखिम भरे मॉड्यूल की पहचान कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि सामान्य परीक्षाओं को बार बार दोहराने से नए दोष नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि खेतों में कीड़ों की मिटाने के लिए एक ही कीटाणुनाशक मिश्रण के बार बार इस्तेमाल करने से कीटाणु में कुछ समय के बाद अप्रभावी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए भी यही बात लागू होती है। इसे दूर करने के लिए परीक्षण के मामलों की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि नए और विभिन्न परीक्षण मामलों को जोड़ा जा सके और अधिक दोष खोजने में मदद मिल जाए। हमारा चौथा सिद्धांत ये कहता है कि टेस्टिंग केवल दोषों की उपस्थिति दिखाता है। परीक्षण दिखा सकता है कि दोष मौजूद है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि और दोष नहीं है। एप्लीकेशन या प्रोडक्ट को पूरी तरीके से परीक्षण करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% दोष मुक्त है। परीक्षण हमेशा सॉफ्टवेयर में अनदेखे दोषों की संख्या को कम करता है, लेकिन भले ही कोई दोष न मिले, ये 100% सही होने का प्रमाण नहीं है। फर्ज कीजिए कि अगर आप सभी सावधानियों बरतते हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को 99% बग फ्री या दोष से मुक्त बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर फिर भी अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, तब आप क्या करोगे? ये हमें हमारे अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। पांचवा सिद्धांत कहता है दोषों की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की जरूरतें और अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे जरूरी है। ये संभव है कि जो सॉफ्टवेयर 99% दोषों से मुक्त हो, वो अभी भी उपयोग करने की लायक नहीं है। ये तब हो सकता है जब सॉफ्टवेयर को गलत आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है। सॉफ्टवेयर परीक्षण केवल दोषों को खोजने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए भी है कि सॉफ्टवेयर व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं। एरर या दोष का ना होना एक भ्रम है, यानी सिस्टम के बेकार हो जाने और उपयोगकर्ता की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने पर दोषों को ढूंढना और ठीक करना मदद नहीं करता है हमें। ये आप यहाँ चित्र पर देख सकते हैं कि जो मांगा गया था वो तो एक मजबूत सा फूल था, मगर जो बनाया गया था वो बिल्कुल अलग ही था। परंतु जो गलत फूल बनाया गया है उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो मजबूत है, टिकाऊ है, मगर जो चाहिए था वो नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए परीक्षण का अगला सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक परीक्षण करना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में परीक्षण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, ताकि आवश्यकताओं या डिजाइन चरण की किसी भी दोष को प्रभावित अवस्था में पकड़ लिया जाए। जैसे जब एक घर बना रहे हैं तो आप उसे बनने से पहले ही इंजीनियर को बताओगे कि आपको एक बालकनी चाहिए या एक और कमरा चाहिए, ना कि घर बनने के बाद, सही ना? परीक्षण के शुरुआती चरणों में एक दोष को ठीक करना बहुत सस्ता है, लेकिन कितनी जल्दी परीक्षण शुरू करना चाहिए? सिफारिश तो हमेशा यही है कि आप दोषों को उसी क्षण ढूंढना शुरू करें जब आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। ये ले आता है हमें अपने आखिरी सिद्धांत पर, जो कहता है परीक्षण संदर्भ निर्भर है, जो मूल रूप से इसका मतलब है कि जिस तरह से आप एक ई-कॉमर्स के साइट जैसे बिग बाजार का साइट के सिस्टम का परीक्षण करते हैं, वो एक मेडिकल सिस्टम जैसे आपके एक्सरे मशीन का परीक्षण से काफी अलग होता है। सभी सॉफ्टवेयर समान नहीं होते। आप आवेदन के प्रकार के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण, टेक्निक और परीक्षण के प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन 7 सिद्धांतों के लाभ से अपनी टेस्टिंग में सफलता पाएंगे। चलिए आखिरी बारी सब साथ में सारांश कर लेते हैं। परीक्षण दोषों की उपस्थिति दिखाता है। पूरे तरीकों के साथ परीक्षण करना असंभव है। प्रारंभिक परीक्षण करना चाहिए। एक साथ एक ही जगह पर कई दोष होने की संभावना अधिक है। परीक्षणों को बार बार दोहराया जाए तो आप नई दोष नहीं पाएंगे। परीक्षण संदर्भ निर्भर है। दोष की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता की जरूरतें और अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे जरूरी है। तो ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 सिद्धांत।
आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा और आगे चलकर उपयोगी साबित हो। अपना ख्याल रखिए और रोज नए विषय सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम समृद्धि है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विज्ञान की बातें जानने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में कई चीज़ों में, हमारे शरीर के अंगों में, उनकी प्रक्रियाओं में, सब में विज्ञान का समावेश होता है। आइए आज हम सब मिलकर विज्ञान की ऐसी ही कुछ अनोखी बातें जानते हैं कुछ प्रयोगों के जरिए। आज हमारे पहले प्रयोग का हेतु है ऑक्सीजन, कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत कैसे पड़ती है और अगर किसी भी आग या उसकी ज्योति को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक सॉसर या कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं, एक मोमबत्ती, कोई भी छोटी या बड़ी मोमबत्ती चलेगी, एक ग्लास, आप कोई सिंपल ग्लास भी ले सकते हैं, कांच का ग्लास लीजिएगा ताकि आप देख पाए, और जलाने के लिए माचिस। तो पहले हम ये प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम एक कैंडल को रख देंगे। अब हम इस कैंडल को जलाएंगे। अब हम इस ग्लास को इस कैंडल के ऊपर उल्टा रख देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंदर की आग, ये जो ज्योत थी, वो कैसे बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जब आपने ग्लास उस मोमबत्ती के ऊपर रखी, तब इस मोमबत्ती की ज्योत को बाहर की ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और जितने भी अंदर ऑक्सीजन बची थी वो उस ज्योत ने अपने अंदर पी ली। तो ऑक्सीजन के अभाव से वो ज्योत बुझ गई। हाय, मेरा नाम श्वेता है और मैं पीटी इंडिया के लिए काम करती हूँ। आज हम डेटाबेस और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या है। आपको अगर कोई नए स्कूल में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप स्कूल जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछेंगे आपके डिटेल्स बताने के लिए, आपके पेरेंट्स के डिटेल्स, आप कहाँ रहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे अलग अलग सेक्शंस होंगे उस फॉर्म में जिसे आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारे जो डिटेल्स स्कूल कलेक्ट कर रहा है, ये सब है डेटा। तो ये हो गया एक स्टूडेंट का डेटा। ऐसे ही अगर 100-200 स्टूडेंट्स आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो डिटेल्स स्कूल कलेक्ट करता है और डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक कंप्यूटर के सिस्टम में जो डालता है, वो होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटा को स्ट्रक्चरली अरेंज करके कंप्यूटर में जो स्टोर करने का सिस्टम है, वो है डेटाबेस। तो ऐसे ही अगर और कोई उदाहरण आप देखेंगे तो आप कहीं बैंक जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए, तो वहाँ पे भी आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं। ई कॉमर्स के साइट पे कुछ भी ऑर्डर करना है, जैसे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे आपको अगर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो वहाँ पे भी आप अपने डिटेल्स देते हैं। लोगों के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या ऑर्डर के बारे में जो डिटेल्स हैं, उसे हम बोलते हैं डेटा, और उसको जो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का सिस्टम है, वो है डेटाबेस। तो चलिए अब हम देखते हैं डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। डेटाबेस का पहला कॉन्सेप्ट है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, डेटाबेस हमने डिसाइड कर लिया, तो ये जो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा को चेंज करने के लिए, बाद में अगर किसी का एड्रेस चेंज हो रहा है तो एड्रेस डिटेल्स को हमें कंप्यूटर सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट स्कूल से निकलता है तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस, ये सब करने के लिए जो हमारा मदद करता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS के कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। एंटिटी क्या है? जैसे आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखा, अलग अलग सेक्शंस बने थे डिटेल्स को भरने के लिए। जैसे स्टूडेंट के अगर डिटेल्स हैं तो उसके लिए अलग सेक्शन था, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स के लिए अलग सेक्शन था, और एड्रेस के लिए अलग सेक्शन था, और पेरेंट्स के लिए अलग सेक्शन था।
ये जो सारे अलग अलग सेक्शंस हैं या अलग अलग टाइप के डेटा हैं उसे हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी है, कॉन्टैक्ट एक एंटिटी है, एड्रेस एक और एंटिटी है और पेरेंट्स एक और एंटिटी है। तो जब हम एंटिटी को डिफाइन करते हैं तो हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब जो फील्ड्स आपने फॉर्म में देखा था उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के सेक्शन में आपने देखा होगा एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। और पेरेंट्स के सेक्शन में एट्रीब्यूट्स होंगे फादर्स नेम और मदर्स नेम। कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और एड्रेस में होंगे आपका घर का नंबर, आपके स्ट्रीट का नाम, आपका गांव या शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड। तो ये हो गए हमारे अलग अलग एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स। तो अगला है रिलेशनशिप। जैसे हमने एंटिटीज को डिफाइन कर दिया, उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया, तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि कौन कौन से एंटिटीज रिलेटेड हैं। जैसे एड्रेस और कॉन्टैक्ट और पेरेंट्स के डिटेल्स स्टूडेंट के एंटिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे ये एड्रेस स्टूडेंट 1 का है और ये पेरेंट्स के डिटेल्स स्टूडेंट 1 के हैं। तो ये जो रिलेशनशिप, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो एरो डिफाइन करता है हर एक एंटिटीज के बीच में, ये होता है रिलेशनशिप। तो डेटाबेस का अगला कॉन्सेप्ट है वो है डेटा मॉडल। जैसे हमने डेटाबेस के डेफिनेशन में देखा कि डेटा को स्ट्रक्चरली अरेंज करके कंप्यूटर्स के सिस्टम में स्टोर करना पड़ता है, तो ये डेटा को स्ट्रक्चरली अरेंज कैसे किया जाए, ये डेटा मॉडल्स हेल्प करते हैं। 3 डेटा मॉडल्स हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल के लिए एक अच्छा सा उदाहरण होगा, जैसे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे एक कंट्री है, उसके नीचे इतने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना तालुक है, या तालुक के नीचे गांव भी आ सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है हायरार्किकल डेटा मॉडल। दूसरा डेटा मॉडल है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। जैसे हमने पहले देखा, स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और पेरेंट, ये सारे हो गए रिलेशनल डेटा मॉडल के उदाहरण। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे बाकी और कुछ उदाहरण, जैसे ई कॉमर्स के साइट, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कस्टमर होता है, कस्टमर का एड्रेस होता है, कस्टमर के पेमेंट डिटेल्स होंगे। जैसे अगर आपको कार्ड से पे करना है, नेट बैंकिंग से पे करना है, तो साइट पे ये ऑप्शन होता है कि आप अपने बैंक के डिटेल्स वहाँ पे सेव कर लें। और हो सकता है ऑर्डर। तो ये सारे अलग अलग एंटिटीज जैसे रिलेटेड हैं, ये होगा रिलेशनल डेटा मॉडल का एक और उदाहरण। तीसरा और आखिरी है नेटवर्क डेटा मॉडल। बैंक और उसके कस्टमर्स का जो डेटा मॉडल है, ये एक नेटवर्क डेटा मॉडल का अच्छा सा उदाहरण बन सकता है। जैसे एक शहर में एक मेन बैंक का ब्रांच है, उसी शहर में एक कस्टमर हर एक ब्रांच से जुड़ा है अपने अलग अलग बैंक अकाउंट नंबर के साथ। जैसे कस्टमर का अकाउंट हर एक ब्रांचेस में हो सकता है। तो ये जो रिलेशन है कस्टमर और ब्रांचेस के बीच में, ये होगा नेटवर्क डेटा मॉडल। तो अगला डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जिसे हम कार्डिनलिटी रूल भी बोलते हैं। 4 अलग अलग टाइप्स के डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करता है एक एंटिटी और दूसरे एंटिटी के कितने रिकॉर्ड्स रिलेटेड हो सकते हैं। अगर हम कोई उदाहरण लेके बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं एक उदाहरण डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के लिए। एक स्कूल में 2 टीचर्स हैं और 2 क्लासेस हैं। अगर टीचर 1 क्लास 1 को पढ़ाएंगे और टीचर 2 क्लास 2 को पढ़ाएंगे, तो ये हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरा है 1 to many। तो एक टीचर दोनों क्लासेस को पढ़ाएंगे तो वो हो गया 1 to many रिलेशनशिप। तीसरा है many to 1। जैसे अगर टीचर 1 टीचर 2 दोनों क्लास 1 को पढ़ाएंगे
ये हो गया उदाहरण मेनी टू वन के लिए। चौथा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है मेनी टू मेनी। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो सकता है। दोनों टीचर्स अगर दोनों क्लासेस को पढ़ाएंगे तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। डेटाबेस का अगला कॉन्सेप्ट है RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट। स्ट्रक्चरली डेटा को अरेंज करके डेटाबेस में स्टोर करके उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे ही RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटा मॉडल को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर का सिस्टम बना है वो है RDBMS। रिलेशनल डेटा मॉडल जैसे स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और पेरेंट्स का जो एंटिटी रिलेशनशिप है उसको मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो है RDBMS। तो RDBMS के कुछ टर्म्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। पहला टर्म है टेबल। टेबल क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर है उसे हम बोलते हैं टेबल। टेबल में कॉलम्स और रो होते हैं। हर एक एंटिटी एक टेबल बन सकता है। जैसे स्टूडेंट एक टेबल बन सकता है, एड्रेस एक और टेबल बन सकता है, कॉन्टैक्ट और पेरेंट्स अलग अलग टेबल्स बन सकते हैं। हर एक एंटिटी में हमने देखा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये एक एक एट्रीब्यूट एक हर एक टेबल का कॉलम बनेगा। तो जब हम कॉलम डिफाइन करते हैं तो हमें डेटाबेस को बोलना भी पड़ेगा कि इसमें जो डेटा जाएगा वो कौन से टाइप का होगा। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स। जैसे अगर आपका नाम है, ये अक्षर या शब्द होंगे। इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं कैट या वैरकैट। और अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए हो सकता है डेटा टाइप डेट। पिन कोड हो सकता है नंबर। तो नंबर के डेटा टाइप्स हो सकते हैं इंट, इंटीजर या बिग इंटीजर। तो कुछ उदाहरण मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, पर RDBMS में बहुत सारे और डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगला है रो। जैसे हमने कॉलम डिफाइन किया और हमें पता है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जैसे ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ID है, ये स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो रिकॉर्ड हम टेबल में इंसर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं, ये बनेगा एक रो। ऐसे ही अगर 100 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं तो इस टेबल में 100 रोज हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है स्टोर प्रोसीजर और व्यूज। टेबल, स्टोर प्रोसीजर या व्यूज को हम RDBMS के ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। व्यूज जहां पे हमें दो या दो से ज्यादा टेबल का डेटा इकट्ठा करके सेव करना है, तब हम व्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर अगर डेटाबेस के कमांड्स, थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि ये कमांड्स क्या हैं। अगर डेटाबेस के कमांड्स को एक के बाद एग्जीक्यूट करना है तो हम बना सकते हैं स्टोर प्रोसीजर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है SQL। तो अब तक हमने देखा RDBMS में क्या हो सकता है। तो ये RDBMS के कंटेनर्स, जैसे टेबल बनाना हो या डेटा इन टेबल्स में स्टोर करना हो, इसके लिए हम डेटाबेस का लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL जैसे इसका नाम बोलता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये कमांड्स को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। और SQL जानने के लिए हमें इसके कमांड्स के टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। SQL के 4 अलग अलग कमांड टाइप्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे। पहला है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे टेबल, स्टोर प्रोसीजर, व्यू, ये सब जो डेटाबेस में बनाने के लिए और इनको मैनेज करने के लिए जो कमांड टाइप है वो है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जो मेन कमांड्स हैं वो है क्रिएट
ऑल्टर और ड्रॉप। जो कमांड्स को हम लिखते हैं वो एक सिंटैक्स में होना चाहिए, तभी डेटाबेस उसको समझता है। टेबल क्रिएट करने के लिए जो डेटाबेस का सिंटैक्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स जाएंगे और हर एक एट्रीब्यूट का क्या डेटा टाइप है, तो ये सारे क्रिएट टेबल में यूज होता है। अगला है ऑल्टर। जैसे हम क्रिएट कमांड में एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स, उसमें अगर आपको एक और कॉलम ऐड करना है, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का डेट भी ऐड करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कमांड ऑल्टर। ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो जो टेबल हमारा बना था स्टूडेंट्स, उसमें एक और कॉलम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट क्रिएट हो जाएगा। तो तीसरा है ड्रॉप। अगर इस टेबल को कभी हमें डिलीट करना पड़े या डेटाबेस से हटाना पड़े, तब हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप कमांड का स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये हो गए हमारे DDL कमांड्स। अगला है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। जैसे पहले हमने DDL में देखा डेटा ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स कैसे मॉडिफाई होते हैं और डेटा ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिलीट किया जाता है। इन डेटा ऑब्जेक्ट्स में अगर डेटा को क्रिएट करना है या डेटा को मैनेज करना है, तब हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। जैसे अगर टेबल में डेटा रिकॉर्ड को क्रिएट करना है तो हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड, जिसका सिंटैक्स आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये कमांड जब हम डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट का पहला रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इस डेटा को अपडेट करना हो तो हम यूज कर सकते हैं अपडेट कमांड। तो अगला है डिलीट कमांड। अगर ये स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला जाता है तो हमें रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिलीट कमांड, जिसका सिंटैक्स भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये हो गए हमारे DML कमांड्स। SQL का अगला कमांड टाइप है वो है DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगर कोई नए टीचर स्कूल ज्वाइन करते हैं और उनको इस टेबल स्टूडेंट जो हमने बनाया था पहले, उसके डेटा को देखना है या उसके डेटा को मॉडिफाई करना है, तो उनको टेबल का एक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है ग्रांट कमांड। और अगर कोई टीचर जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस है, वो अगर स्कूल छोड़ के जा रहे हैं या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट पे जा रहे हैं और उनको ये स्टूडेंट का डेटा नहीं दिखना चाहिए, तो हम उनको एक्सेस था उसे रिवोक कर सकते हैं। उसके लिए यूज करेंगे हम कमांड रिवोक। अगला कमांड है कमिट। जैसे DML स्टेटमेंट्स थे, डेटा इंसर्ट, डेटा अपडेट या डेटा डिलीट, ये जब एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस में डेटा टेम्पररीली सेव होता है। अगर हमें परमानेंटली उन चेंजेस को सेव करना है तो हम यूज करते हैं कमिट कमांड। अगर आप 1 या 10 DML स्टेटमेंट्स एक ही साथ एग्जीक्यूट करेंगे और उनके बाद एक कमिट डालेंगे, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस या जितने भी अपडेट्स हुए हैं डेटाबेस में, वो सारे परमानेंटली सेव हो जाएंगे। तो अगला है रोल बैक। अगर आपको डेटाबेस के जो DML कमांड्स आपने पहले एग्जीक्यूट किया था उनको सेव नहीं करना है, तो आप रोल बैक कर सकते हैं। तो जो टेबल में आपने अपडेट्स किए थे वो परमानेंटली सेव नहीं होंगे। तो ये हो गए DCL कमांड्स। अगला है DQL कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड। ज्यादातर ये कमांड यूज होता है क्योंकि ये हमें डेटा रीड करने में मदद करता है। जैसे टेबल का डेटा अगर रीड करना है, हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड, जो सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो डेटाबेस समझेगा जो स्टूडेंट टेबल के जो सारे रोज हैं उन्हें इस यूजर को दिखाना है। अगर आपको कुछ ही कॉलम के डिटेल्स चाहिए तो स्टार के बदले में आप उन कॉलम का नाम डाल सकते हैं।
और अगर आपको बस आपका रिकॉर्ड ही देखना है तो कंडीशन डाल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं वेयर क्लॉज। जैसे इस क्वेरी में हमने डाला है वेयर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू 1002, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो इसे एग्जीक्यूट करने से बस आपको आपका रिकॉर्ड्स डेटाबेस के स्क्रीन पे दिखेगा। सेलेक्ट क्वेरी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे हमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल से डेटा चाहिए तो हम जॉइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट क्वेरी और भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, पर अभी इस सेशन में हम ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये हो गए सारे डेटाबेस और एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आशा करती हूँ आपको ये सेशन डेटाबेस को समझने के लिए मददगार रहा हो और आप डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में और जानकारी पाने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम समृद्धि है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं कुछ विज्ञान की बातें जानने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में कई चीज़ों में, हमारे शरीर के अंगों में, उनके प्रक्रियाओं में, सब में विज्ञान का समावेश होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर विज्ञान की ऐसी ही कुछ अनोखी बातें जानते हैं कुछ प्रयोगों के जरिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइंस रिलेटेड एक टॉपिक जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मेरे पास एक है सॉसर, या फिर शायद प्लेट भी ले सकते हैं। इसमें हम रखेंगे, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है और मेरे पास है ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च। मैं इसकी सरफेस के ऊपर ये काली मिर्च जो है वो छिड़क दूंगी। तो आप देख ही सकते हैं कि ये ब्लैक पेपर कैसे पानी के ऊपर तैर रही है, और मैं अपनी उंगली डाल के देखती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरी उंगली से ब्लैक पेपर चिपक गया है। मैं अपनी उंगली पे थोड़ा सा हैंड वॉश लगाऊंगी, ये आप देख सकते हैं, और अब मैं अपनी उंगली को इस पानी में डिप करूंगी। तो देखा आपने कैसे सारा का सारा पेपर साइड में चला गया पानी के। पहली बार तो नहीं गया था, तो फिर सोप ने ऐसा तो क्या किया कि ये अंदर चला गया, साइड में चला गया। तो चल इसे हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन को इस हैंड वॉश के सोप ने ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन है क्या। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने एक बीकर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि पानी में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और इसके अगल बगल में भी काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसे एक तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब ये आकर्षित करता है तो उसी तरह से उसके सामने वाला दूसरी साइड वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो भी उसे अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला उसे अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो ऑपोजिट वाला ये भी मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। अब देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल सतह पर होते हैं, तो जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके अगल बगल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी सारे। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन मिलेगा उसको, यहाँ वाला वाटर मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा और यहाँ वाला भी अट्रैक्ट करेगा। पर ऊपर की साइड तो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इस वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पे फोर्स सिर्फ हाफ लग रहा है कंपेरेड टू ये वाला जो मॉलिक्यूल है। तो इस केस में इस पे थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है, और जबकि हमारे पास सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल्स है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को पुल कर सकते हैं। अब ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से इस तरह से अट्रैक्शन की वजह से बाइंड हुए होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ
मैंने जब पेपर ऊपर डाला तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा थे, एक दूसरे से बाइंड थे। और जो सोप होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बाइंडिंग तोड़ता है, यानी कि सरफेस टेंशन तोड़ता है। तो जब मैंने अपनी उंगली पे ये हैंड वॉश लिया और उसे पानी के अंदर डाला तो उससे क्या हुआ कि जो सोप था उसने काम किया सरफेस टेंशन को ब्रेक करने का। इस वजह से सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्रेड हो गए, और जब वो स्प्रेड हुए तो वो अपने साथ में जो पेपर था उसको भी साथ लेके गए। तो ये होता है सरफेस टेंशन।